टुडेज एजेंडा, आज का विषय हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचे कैसे। आपकी ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 21st डे की वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहले पार्ट में हम करेंगे हाउ टू थिंक इन इंग्लिश के ऊपर डिस्कशन, और सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग 15 इंग्लिश एक्सप्रेशंस जो आप आज यूज़ करेंगे और आज से ही बोलना शुरू कर देंगे। तो टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे, जिद करेंगे, तो मैं आपको ऐसी 5 शुगर कोटेड मतलब शहद में डूबी हुई ऐसी 5 टिप्स दे सकती हूँ जिनको सुनकर आपको लगेगा वाह, अब सब कुछ आसान हो गया, आज से इंग्लिश बोलनी शुरू। पर एट दी एंड जब आप उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो नथिंग विल वर्क। यू विल बी लाइक, यार क्या करना क्या है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो लॉजिक समझे। थिंक इन इंग्लिश मतलब क्यों सोचना है मुझे इंग्लिश में। सोचना मुझे ये है कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि अगर आपके माइंड को ये पता है कि क्या आइडिया कम्युनिकेट किया है और आपने अभी तक कोर्स की सारी वीडियोस अटेंड करी है, आपकी बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर इंप्रूव हो गई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेंटेंस फ्रेम ना कर पाओ। अगर आप रुकेंगे तो उसका दूसरा रीज़न ये होगा कि हमारे पास वो एप्रोप्रिएट इंग्लिश एक्सप्रेशन या वोकैबुलरी वर्ड नहीं है जो ये भावनाएं व्यक्त करने में, ये आइडिया कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करें। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मुझे कहना है, यार मेरी उससे लड़ाई हो गई, मेरा मूड ख़राब था, मैंने गर्मा गर्मी में कह दिया कि अच्छा तेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मैं भी कल लैम्बोर्गिनी ले लूँगा। लैम्बोर्गिनी एक लग्जूरियस कार है जो बहुत महंगी आती है। अब आपको मुझे बताना है मैंने गर्मा गर्मी में उसको ऐसा कह दिया क्योंकि मेरा मूड ख़राब था। अब अगर आपको इस एक एक्सप्रेशन की इंग्लिश नहीं आती तो यकीन माने पूरी ज़िंदगी बैठकर अगर हम थिंक इन इंग्लिश और थिंक इन हिंदी और थिंक इन उर्दू वाला गेम खेलेंगे, या पंजाबी भी, ये गेम खेलते रहो, वो एक्सप्रेशन कभी माइंड में आने ही नहीं वाला है। अगर आप गलती से कुछ बोलोगे भी तो वो टूटी फूटी गलत इंग्लिश में होगा। तो इसका मतलब सिंपल ये है, देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप लैम्बोर्गिनी में सफ़र करना चाहते हैं तो उसे कमाने के लिए, उसे अर्न करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो गाड़ी घर आए। मतलब अगर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, एक्सप्रेसिव होना है, इम्प्रेस करना है लोगों को, स्मार्ट साउंड करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हमें बहुत सारे इंग्लिश एक्सप्रेशन सीखने होंगे। अगर बहुत सारे नहीं तो कम से कम अपने पेट 100 ऐसे एक्सप्रेशन हमें सीखने होंगे जिन्हें हम बार बार कहीं ना कहीं यूज़ करके अपने आप को ईज़िली आर्टिकुलेट कर पाएँ, अपनी थॉट्स को ईज़िली एक्सप्रेस कर पाएँ। यही था मोटिव आज की वीडियो बनाने का। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें से हमने 2 चीज़ें सीखी हैं कि थिंक इन इंग्लिश नाम का हलवा नहीं है जिसको हम खा के इंग्लिश बोल पाएँ, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि अगर मुझे एक्सप्रेसिव होना है तो मुझे वो पर्टिकुलर इंग्लिश के वर्ड्स या एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए जिन्हें मैं बोल के अपनी बात समझा पाऊँ। अगर वो एक्सप्रेशंस मेरे दिमाग में नहीं है, अगर वो फाइल मेरे डेटाबेस में है ही नहीं, तो आप उस फाइल को कैसे पुलअप करोगे, वो फाइल है ही नहीं दिमाग में। तो इसका मतलब मेहनत से इंग्लिश सीखते हैं। ये जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है पर इससे 100% रिजल्ट आएगा। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया है कि वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख कर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो प्लीज़ ऐसी वीडियोस देखना बंद करो यूट्यूब पर जो कह रही हैं थिंक इन इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल रादर एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, समय ही वेस्ट होगा। तो खैर, आज की वीडियो में थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट इसलिए डाला है क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपके कानों से खून निकलने लगा होगा वो ग्रामर के लेसन सुनकर। तो आज कुछ सीखते हैं इंटरेस्टिंग इंग्लिश एक्सप्रेशंस जिसकी हेल्प से आप थोड़ा और स्मार्ट साउंड होंगे इंग्लिश बोलते हुए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम विद्युषी है और ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं या ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियोस को लाइक करके बहुत सारा प्यार देने का और बहुत सारी मेहनत करने का मेरे साथ। अब आते हैं पहले एक्सप्रेशन पर। आई डिडंट मीन इट, आई जस्ट सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो मैं अभी थोड़ा इतरा कर बोल रही थी, जैसे आपको भी बोलने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है।
रीड कैसे करते हो आप? आई डिड नॉट मीन इट, ऐसे नहीं रीड करना, थोड़ा अच्छे तरह से रीड करो। आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, अगर आप अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं या बोलने का तरीका थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो हर शब्द को बस 90% बोलें, 10% छोड़ दें, ड्रॉप कर दो साउंड को। जैसे आई डिड नॉट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, मैंने बस ऐसा गर्मा गर्मी में कह दिया। आई जस्ट सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। एक्सप्रेशन क्या है? इन द हीट ऑफ द मोमेंट। याद करते हैं फटाफट से। हीट ऑफ द मोमेंट मतलब माहौल गर्म था, हीटेड था। हीटेड डिस्कशन भी होता है, ऐसा डिस्कशन जो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसमें हम लड़ाई करने लगते हैं। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। आई जस्ट सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। क्या आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कि मुझे पता है वो इंसान बुरा नहीं है, पर उसने गर्मा गर्मी में मुझे डांट दिया या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। प्लीज़ कोशिश करें, जब तक दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाओगे तब तक थिंक इन इंग्लिश विल नॉट वर्क। इंग्लिश सोचने के लिए दिमाग में सिर्फ हमें एक टेक्निक यूज़ करनी है कि एक एक्सप्रेशन पढ़ो और उसको 10 जगह यूज़ करने की कोशिश करो। डोंट फॉल फॉर इट, इसका मतलब इस झांसे में मत पड़ो, ये सब झूठा है। डोंट फॉल फॉर इट। जैसे मैंने कहा, पता है अमेजोन पर ये प्रोडक्ट 90% डिस्काउंट पर मिल रहा है, ऑर्डर कर लेते हैं, कितना अच्छा है ना, सिर्फ 400 रुपये का पड़ेगा, 4000 का प्रोडक्ट। आपने कहा डोंट फॉल फॉर इट, इट्स जस्ट अ स्कैम। वो प्रोडक्ट की वर्थ इतनी होगी नहीं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी नहीं, वर्थलेस है, मतलब बेकार है इस प्रोडक्ट को खरीदना। इट इज़ वर्थलेस, बेकार है। तो इस झांसे में मत आओ, डोंट फॉल फॉर इट। या मैंने कहा उन्होंने मेरे को जॉब के लिए बुलाया है और वो कह रहे हैं कि मेरे को इतना पैसा देंगे और मेरे को ये टारगेट्स अचीव करने होंगे, उसके बाद मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। आपने कहा डोंट फॉल फॉर इट। अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस। एक कॉमन एरर स्पॉट करते हैं यहाँ पर, जो आप लोग अक्सर करते हैं। देखो, मिक्स्ड मतलब बहुत सारी, तो ओपिनियन नहीं होगा, ओपिनियंस होगा। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस, आई हैव मिक्स्ड इमोशंस, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। कब यूज़ करते हैं हम ये एक्सप्रेशन? जैसे मान लेते हैं कि आपका आखिरी दिन है आपकी जॉब पर, अब आप खुश भी हैं कि आपको नई नौकरी मिलने वाली है और आप थोड़ा अंदर से दुखी भी हैं कि मैं पुरानी कंपनी को छोड़कर जा रहा हूँ। तो आपके इमोशंस कैसे होंगे? आई हैव मिक्स्ड इमोशंस अबाउट इट। या कोई इंसान आपको अच्छा भी लगता है पर वो बहुत बुरा भी है, पर उसकी अच्छाइयाँ भी हैं कुछ, तो आप कहोगे आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट हिम। आई नो ही इज़ नॉट अ बैड गाय, बट आई हैव मिक्स्ड इमोशंस और आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर। डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। मेरे पास तुम्हारी पीठ है। हिंदी और इंग्लिश अलग भाषाएं हैं, आप प्लीज़ कभी भी ट्रांसलेशन पर ना रिलाई करें, वरना मैं इंग्लिश ऐसे पढ़ाऊंगी। फैन इज़ वॉकिंग, पंखा चल रहा है। अरे पंखा चल नहीं रहा है, फैन इज़ ऑन, पंखा चल रहा है। इसीलिए कभी भी हिंदी से इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। आपको इंग्लिश के एक्सप्रेशन, सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अपने माइंड में फीड करने हैं ताकि आपको सही एक्सप्रेशन पता हो। इसीलिए यहाँ पर आते हैं इस सेंटेंस पर, आई हैव गॉट योर बैक, मतलब मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मेरे को इन अकाउंट्स पर फॉलो करें, पर अगर आप कैप्शन पढ़ते हैं रील्स के या कुछ लोग अपने पोस्ट डालते हैं, उसमें लिखा होता है कि मेरा सपोर्ट तुम्हारे पास है। आई हैव गॉट योर बैक, आई हैव गॉट योर बैक, मतलब मैंने तुम्हें पीछे से सपोर्ट किया हुआ है, तुम चिंता मत करो। डोंट वरी को आप डोंट बी वरिड भी कह सकते हैं। डोंट बी वरिड मतलब परेशान मत हो। लास्ट एक्सप्रेशन, आई एम अ नाइट पर्सन। अब देखो, कई बार अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट इंग्लिश एक्सप्रेशंस नहीं होते तो हम अपने माइंड को बहुत स्ट्रगल करते हैं कि ट्रांसलेट करो कि जैसे मैं रात में काम करता हूँ, मैं रात में ही प्रोडक्टिव फील करता हूँ, तो आप कहोगे कैसे ट्रांसलेट करूँ, आई वर्क एट नाइट, या कैसे बनाना है। अगर आपको इसका सही इंग्लिश
ईडियम एक्सप्रेशन या वो फ्रेज़ पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छा ऐसे बोलना है। तो इसको इंग्लिश में आप कहोगे आई एम अ नाइट पर्सन, मतलब मैं रात में ज़्यादा एक्टिव रहने वाला इंसान हूँ। आप अपनी लाइकिंग्स बताने के लिए या डिसलाइकिंग्स बताने के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट अ पीपल पर्सन, मतलब मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, आउट गोइंग नहीं हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो आई एम नॉट अ पीपल पर्सन। इसी तरह आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन मतलब मैं सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग अपनी पिक्स डालते रहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो एक्चुअली आई एम नॉट अ social media person. Tell me in the comment section, are you a social media person? Perfect. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर है oh well I stand corrected। अब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंसेस की अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि यार ट्रांसलेशन के हिसाब से कुछ मीनिंग सेट नहीं बैठ रहा है। पर होता क्या है कि इंग्लिश में कुछ सेट एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ये सेंटेंस है, हम वर्ड का मीनिंग जैसे चेक करते हैं वैसे इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं कि इस सेंटेंस का मतलब ये ही होगा, आप उसमें छेड़ाखानी करके उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई स्टैंड करेक्टेड, मैं सही खड़ा हुआ, पर इसका मतलब है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं उसको ठीक करता हूँ। मान लेते हैं मैंने किसी वीडियो में गलती से कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, आप में से मेरे को किसी ने बताया कि ये स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने कहा ओ आई एम रियली सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, मतलब मैं अपनी गलती मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलत कहा या गलत लिखा और मैं इसको सुधार लूँगी। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में? अगर कोई आपको कह रहा है यार तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, या कोई आपके पोस्ट में, आपके आर्टिकल में, या कोई मैसेज आपने लिखा या आप इंग्लिश बोल रहे हैं और किसी ने कोई गलती निकाल दी कि आपने गलत इंग्लिश बोली है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बोले ओह यस यू आर राइट आई स्टैंड करेक्टेड, मतलब मैं अपनी गलती सुधारता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने गलत बोला था, आई स्टैंड करेक्टेड। सबसे एम्बैरेसिंग ये बात नहीं होती कि हमने कोई चीज़ गलत करी है या कुछ गलत बोला है, एम्बैरेसिंग होता है उसको छुपाने की कोशिश करना या ऐसे गंदे से मुंह बनाना कि मैंने गलत बोल दिया, नहीं नहीं मैंने पढ़ा था ऐसा ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, मेरे को तो यही पढ़ाया था। वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं ना, वो माहौल को नेगेटिव करने लगते हैं। तो कभी भी अगर कोई कह रहा है आपने ये गलत करा है और आपको अंदर से पता हो कि आपने कुछ गलत लिखा है या बोला है, हैप्पीली चीयरफुल बोले ओह यस यू आर राइट आई स्टैंड करेक्टेड, और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इट्स अ रियल बमर, इट्स अ रियल बमर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी चूक हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, या आप इंस्टाग्राम पर भी देखोगे ना कि कुछ लोग वीडियोस शूट कर रहे होते हैं पर कैमरा नीचे गिर जाता है या कोई और हरकत हो जाती है जिससे वो वीडियो बड़ी फ़नी लगती है कि यार ये गड़बड़ हो गई। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर आ जाए मेरी मेड या कोई और कि अरे खाने में क्या खाना है, एंड आई वाज लाइक ओह इट्स अ रियल बमर, मतलब ये बहुत बड़ी गलती है, ये एक स्लैंग वर्ड है। तो जब भी आप कहना चाहते हो कि यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है या ये बहुत बड़ी गलती है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ रियल बमर, इट्स अ रियल बमर, इट्स अ बमर। ये एक हैशटैग भी हो सकता है इंस्टाग्राम का। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, आई जस्ट लव दिस इंग्लिश एक्सप्रेशन। कभी गलती से आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया और आप उनको कह रहे हैं यार दिल से मत ले, मैं मजाक कर रहा था, तो दिल से मत ले, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर हार्ट, आई वॉज जस्ट किडिंग अराउंड। किडिंग अराउंड मतलब बस मैं ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था, मेरा मतलब तेरे को हर्ट करने का नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई वॉज जस्ट किडिंग अराउंड, प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर हार्ट। सुने और रिपीट करें, 1 2 3 स्पीक। Excellent. I just love the way you spoke this sentence in English. Congratulations. आप बेहतर हो रहे हैं, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। Lucky you. यार तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। इंग्लिश में सिंपल, Lucky you man. Lucky you. पता है मेरे इतने मार्क्स आ गए, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, पता नहीं क्या हुआ, या एग्ज़ाम ही नहीं हुए मेरे बोर्ड्स के। आप में से कितने लोग अभी स्कूल में हैं?
अगर आप स्कूल में हो तो ऐसे वाली इमोजी बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एक हार्ट बनाकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हो कि यार बस किस्मत से हो गया, तो इसको इंग्लिश में कहें इट वॉज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक। इट वॉज, वो था, क्या था, बस किस्मत से हो गया, स्ट्रोक ऑफ लक। इट वॉज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक। नेक्स्ट सेंटेंस, इज इट फॉर रियल? रियल मतलब असली। आपने एक कैट देखी, पर्शियन कैट, वो बहुत सुंदर है, जो बिल्कुल टेडी बेयर जैसी लग रही है, सॉफ्ट टॉय जैसी लग रही है। तो आपने कहा ये असली है क्या? इज़ इट फॉर रियल? क्या ये असली है? इज़ इट फॉर रियल? या मैंने कहा कि पता है मैं इंग्लिश पढ़ाना बंद कर रही हूँ, मैं ये चैनल ही डिलीट कर रही हूँ। आपको पता चला तो आपने कमेंट में लिखा आई हैव हर्ड दिस एंड दिस। इज़ इट फॉर रियल? क्या ये सच में ऐसा ही हो रहा है? सच में? इज़ इट फॉर रियल? क्या सच में तुम इंडिया छोड़कर लंदन जा रहे हो? इज़ इट फॉर रियल? परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी आई डिडंट कैच यू। आई डिडंट कैच यू, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा और तुम नीचे गिर गए। तो इसीलिए हमें एक्सप्रेशंस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अलग भाषाएं हैं। यहाँ पर आई डिडंट कैच यू का मतलब है कि सॉरी मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई कि तुमने क्या कहा। हो सकता है मैंने बहुत धीरे बोला, या हो सकता है कि मैंने बहुत एडवांस्ड इंग्लिश यूज़ करके कोई बात कही और आपको नहीं समझ आई। तो एम्बेरस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कहें सॉरी आई डिडंट कैच यू। आई डिडंट कैच यू मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा। आई एम सॉरी आई डिडंट कैच यू। लिसन एंड रिपीट, सॉरी आई डिडंट कैच यू। आप बोल नहीं रहे हैं, प्लीज़ लिसन एंड रिपीट, सॉरी आई डिडंट कैच यू। What did you say? या आप कहें प्लीज़ कम अगेन, मतलब फिर से कहें आई डिडंट कैच यू। Could you please come again? क्या आप फिर से कहेंगे आपने क्या कहा। Did not क्यों आया है, ये हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और फटाफट से एक क्विक मेमोरी कि जब डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाती है तो कैच आपका कैच ही रहेगा, ये कॉट नहीं होगा जो कैच की सेकंड फॉर्म है। आप इसे सिंपल कहें सॉरी आई डिडंट कैच यू, व्हाट डिड यू से, और व्हाट डिड यू मीन। कई बार हमने सुना तो बिल्कुल सही है, पर हमें लग रहा है इस बंदे ने ऐसी बात क्यों कही होगी, तब भी आप कह सकते हैं आई डिडंट कैच यू, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। नेक्स्ट स्लाइड, फिंगर्स क्रॉस्ड, इसको बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मैंने कहा कि काश ऐसा हो जाए, मैंने बहुत मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट पर, आई विश ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी सक्सेस हो। तो आप कह सकते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। कल मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड। कल मेरा इंटरव्यू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, या मेरा इंटरव्यू हो गया है, कल उसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, या कल मुझे पता चलेगा कि मुझे जॉब मिली है या नहीं। फिंगर्स क्रॉस्ड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आई गेट इट डन इन नो टाइम। एक्सप्रेशन क्या है, इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब बिल्कुल ना के बराबर समय में। जैसे मेरे बॉस ने मेरे को कोई काम कहा तो मैं उन्हें कहूँगी सर डोंट वरी, मैं अभी ये काम करा देती हूँ। आई विल गेट इट डन, सुने और रिपीट करें, आई विल गेट इट डन इन नो टाइम। डोंट वरी, आई विल गेट इट डन इन नो टाइम। अब आप इसकी ट्रांसलेशन करें, मैं बिल्कुल अभी आ जाऊंगा वहाँ पर, आप चिंता मत करो, मैं बस बिल्कुल अभी पहुँच रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो पहले आप सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करके पहला क्लॉज बनाएं और फिर उसको एंड करें इस एक्सप्रेशन से। आप कोशिश करें, टेक योर टाइम मतलब अपना समय लो। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है पर टाइम लग रहा है किसी काम में। जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये ईमेल सेंड कर दीजिएगा, पर आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ईमेल के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, आपको पूरा डेटा बनाना है कि अच्छा ये एनालिटिक्स है और ये हुआ है, ऐसे ऐसे ग्राफ गया है। तो आपने मुझे बोला सॉरी आई कुडंट डू इट टुडे, आई नीड मोर टाइम। तो मैं आपको कह सकती हूँ इट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम। या कभी फ़ोन पर बात करते हुए भी जब आपको लग रहा है कि दूसरे बंदे को बहुत समय लग रहा है और वो इसके लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा है, मे बी आपने उससे कोई डिटेल्स मांगी हैं, तो आप उन्हें कह सकते हो इट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम। या मैंने आपको जॉब के लिए ऑफ़र किया और आपने कहा आई नीड सम टाइम टू थिंक ओवर इट, मेरे को इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए,
तो मैं आपको रिप्लाई में कह सकती हूँ दैट्स ओके, टेक योर टाइम, आप अपना आराम से पूरा समय लें। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट्स अ रिप ऑफ। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। दैट्स अ रिप ऑफ मतलब लूट मचाई हुई है आप लोगों ने, इतना महंगा स्वेटर, दैट्स अ रिप ऑफ, दैट्स अ रिप ऑफ। मैंने ये फ़ोन 1.5 लाख रुपए का ख़रीदा, दैट्स अ रिप ऑफ। या मैंने उसको इस सर्विस के लिए 50,000 रुपीज़ पे करे, दैट्स अ रिप ऑफ। ये प्रोडक्ट 50 लाख का है, दैट्स अ रिप ऑफ। कई बार आप इन एक्सप्रेशंस को पढ़कर शायद स्पोकन इंग्लिश में यूज़ ना करें, पर इससे आपकी रीडिंग स्किल्स और लैंग्वेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। Don't worry, I have got your back and we have already discussed this sentence. Last expression, something important has come up, I won't be able to make it. इसको ऐसे कैसे ही आप बस रट लो, ज़ुबान पर ले आओ। आपको कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है, किसी ने कोई इनविटेशन दिया है पर आप उनकी बर्थडे पार्टी में या उस फंक्शन में नहीं जा पाएंगे, या कोई भी ऐसा जगह था जहां आपको बुलाया गया था पर आप नहीं जा पाएंगे, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ करें कि सॉरी कुछ काम आ गया है, आई विल नॉट को आप वोंट लिख सकते हैं, हमने अपनी ग्रामर वाली वीडियोस में पढ़ा है। समथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ कम अप, हैज़ मतलब आ चुका है, कम केम कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप कहेंगे समथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ कम अप, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। नेक्स्ट स्लाइड, ही इज़ सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब यार वो बंदा बिल्कुल सही है, उसकी लाइफ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरह से करता है, तो आप उस बंदे को वो इंग्लिश में बोलने के लिए कह सकते हो ही इज़ सॉर्टेड। या कोई मैटर सॉल्व हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी पर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तब भी आप कह सकते हैं या इट इज़ सॉर्टेड नाउ, नो नीड टू वरी अबाउट इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, द प्रॉब्लम इज़ सॉर्टेड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इट इज़ ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब किस प्रकार का। इस एक एक्सप्रेशन से आप स्मॉल टॉक्स कर सकते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं और आप उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग जानना चाहते हैं, तब आप पूछ सकते हैं आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट। अब आप एक सेंटेंस बनाएं कि आपको किस तरह का क्या पसंद है, आपको किस तरह का खाना पसंद है, आपको किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, आपको किस तरह की जगहों पर घूमना अच्छा लगता है, आपको किस तरह के कपड़े पसंद हैं। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करें, व्हाट सॉर्ट ऑफ डू यू लाइक करके पूरा सेंटेंस बनाएं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और पार्टिंग एंड ऑल। जब आप अपनी डिसलाइकिंग्स बताना चाहते हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है या मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं हूँ, तब आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट मच इनटू पार्टिंग एंड ऑल, और मैं पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, सो आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड ऑल। जब आप इस एक्सप्रेशन से इस सेंटेंस को एंड करेंगे, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। पॉलिटिक्स एंड ऑल मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में, सो आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड ऑल। अब आप बताएं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आई एम नॉट इनटू XYZ थिंग, आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो कई बार अगर लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने ये वाला नॉवल रीड किया है, क्या आपने ये हॉलीवुड मूवी देखी है, तब भी कहें आई एम नॉट मच इनटू ऑल दीज थिंग्स, मतलब मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। लास्ट एक्सप्रेशन, माई हार्ट गोज़ आउट टू हिम, मेरा दिल उसके पास जाता है, पर इसका ये मतलब इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं है। इसका इंग्लिश में मतलब है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत दुखी है क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। मे बी किसी की ग्रैंड मदर हैज़ पास्ड अवे एंड यू आर वेरी सैड अबाउट इट, कि यार बहुत गलत हुआ उसके साथ, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत अटैच्ड था और ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, आप उन्हें मैसेज लिखना चाहते हो कि यार मुझे बहुत दुख हो रहा है तेरे लिए कि तेरे साथ ऐसा हुआ, तब भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं
My heart is going out to you and your family. My heart is going out to you and your family. मतलब मेरा दिल रो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ. My heart is going out to you or to your family. ये है आज की वीडियो का एंड. अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है इंग्लिश एक्सप्रेशंस की, या आप चाहते हैं कि एक पूरी की पूरी सीरीज़ शुरू करी जाए जहां मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश एक्सप्रेशंस पढ़ाती रहूं ठीक इसी तरह, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. इन केस यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन, प्लीज़ डू साउंड ऑफ इन द कमेंट सेक्शन. नहीं वीडियो समझ आती तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर समझ आती है तो प्लीज़ वो भी बताएं. मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ. Alright then, all the best. Keep learning, keep practicing. Until we meet again.